नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो है काला पानी विवाद और लिपि लेख का इशू। भारत और नेपाल के बीच में पिछले काफ़ी दिनों से ये जो मुद्दा है वो काफ़ी हीटअप हो चुका है और कई सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं नेपाल की तरफ से। और भारत और नेपाल के रिलेशंस में आखिर क्या है ये काला पानी विवाद और क्यों न्यूज़ में आया, कब न्यूज़ में आया और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं भारत के लिए और नेपाल के लिए, इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर आज हम जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे ये काला पानी जो है वो है कहाँ पर। तो देखो, ये भारत और नेपाल का ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर का ये जो ट्राई जंक्शन है इंडिया, नेपाल और चाइना का, इधर चाइना है, ये नेपाल है और ये इंडिया है। ये जो ट्राई जंक्शन है, इस ट्राई जंक्शन का जो इलाका है उस इलाके को ही हम कहा करते हैं काला पानी। और यहीं पर एक पास है जिस पास को कहा जाता है लिपुलेख पास। लिपुलेख पास जो है भारत के उत्तराखंड को नेपाल के अंदर तिब्बत से जोड़ता है। तो ये लिपुलेख पास का जो इलाका है वो यहाँ पर है। तो ये क्यों न्यूज में आया या फिर किस प्रकार से ये बात हुई, तो देखो, लास्ट ईयर भारत ने जम्मू कश्मीर का जो मैप है उसको चेंज किया कि मतलब आर्टिकल 370 को हमने स्क्रैप किया और उसके बाद में जम्मू कश्मीर का मैप चेंज करते हुए उसको स्टेट से यूटी बनाया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई और भारत का नए पॉलिटिकल मैप जो है वो जारी किया गया। जब भारत का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया गया उसका विरोध जो है वो नेपाल के द्वारा किया गया। नेपाल ने विरोध किया और ये जो भारत के न्यू इंडिया के जो मैप थे उसको इन्होंने ऑब्जेक्ट किया और इन्होंने कहा कि ये जो काला पानी टेरिटरी है इसको भारत ने अपने नए नक्शों के अंदर खुद के क्षेत्र के अंदर दिखाया। तो पिछले साल उन्होंने नवंबर के अंदर जो है वो ये ऑब्जेक्शन रेज किया भारत के जो मैप्स थे उनको लेकर। ये भारत का वो नया मैप था जो कि जारी किया गया था। इसमें इशू कहां पर दिखा इनको, तो इशू था यहां। ये जो इशू, ये जो जगह है इसी को कहा जाता है काला पानी। और इसके अंदर ये जो एरिया है ये एरिया बताया गया भारत के अंदर, जबकि नेपाल कहता है कि ये वाला जो एरिया है ये किसका होना चाहिए था, ये नेपाल का होना चाहिए था। तो इस बात को लेकर विवाद जो है विवाद जनरेट हुआ। हालांकि भारत ने इसके अंदर जो रिप्लाई दिया वो ये कहा कि हमने जो नए मैप बनाए हैं उसके अंदर हमने किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। नो चेंजेस इन द बाउंड्री विद नेपाल इन न्यू मैप, कि नेपाल के साथ में जो मैप थे उसमें हम जो पहले हमारा जो स्टैंड था वही स्टैंड अब है, इसके अंदर हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। हालांकि नेपाल की जो, इसका मतलब है कि हमने तो कोई परिवर्तन नहीं किया परंतु नेपाल का जो स्टैंड है या नेपाल की जो बात है उसके अंदर जरूर परिवर्तन आ गया। उससे पहले वो इस मुद्दे को नहीं उठा रहे थे परंतु अब वो इस मुद्दे को उठाने की मूड में दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से भारत के द्वारा इसका जवाब जो है वो दिया गया। उसके बाद में अभी हाल ही के अंदर ये बात वापस न्यूज में क्यों रही, तो ये रक्षा मंत्रालय का ट्वीट है जिसके अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बीआरओ के द्वारा एक रोड बनाएगी। बॉर्डर रोड कनेक्ट्स कैलाश मानसरोवर रूट टू चाइना। कैलाश मानसरोवर का जो रूट है जो कि हम चाइना के अंदर कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं और उस यात्रा को जब हम करते हैं तब बहुत सारा ऐसा एरिया है जिसके अंदर आपको पैदल जाना पड़ता है और जो उत्तराखंड से होकर जो रास्ता जाता है लिपुलेख की तरफ से उसमें पैदल जाना पड़ता था। और अब वहां पर बीआरओ के द्वारा एक रोड का निर्माण कर लिया गया और रोड का निर्माण कर लिया गया तो अब वो जो एरिया है उसके अंदर जो मोबिलिटी है वो आसान हो जाएगी। तो कोविड-19 को तो हम इससे तो लड़ ही रहे हैं। तो बीआरओ यूनिट इन उत्तराखंड हैज कनेक्टेड कैलाश मानसरोवर रूट टू द लिपुलेख पास एट द हाइट ऑफ 17,006 फीट, thus providing connectivity to the border villages and the security forces। तो इससे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उसके लिए भी ये फायदेमंद है। ये रोड जो है वो पिलग्रिमेज के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए तो फायदेमंद है ही, उसके साथ साथ में जो सिक्योरिटी सुरक्षा बल है उनके लिए भी फायदेमंद है। और बात बताइए आगे कि ये क्या करता है, तो दरचुला और लिपुलेख का जो रोड है उसको कनेक्ट करता है। दरचुला एक तो है दरचुला डिस्ट्रिक्ट जो कि नेपाल के अंदर है और दूसरा दरचुला एक उत्तराखंड के अंदर भी है। तो उत्तराखंड के अंदर दरचुला जो है उसको ये किससे कनेक्ट कर रहा है, लिपुलेख जो है उसको कनेक्ट करता है। ये इससे पहले से एक रोड जो एग्जिस्ट करती थी पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़, तावा घाट और घाटियागढ़। तो ये जो रोड थी ये पहले से थी और उसको एक्सटेंड करते हुए एक्सटेंडेड जो रोड है वो अब इसके अंदर बना दी गई है। इसकी जो लेंथ है वो 80 किलोमीटर लेंथ है और इसकी हाइट जो है 6000 फीट से लेकर 17,060 फीट जो है वो इसकी हाइट है।
और इसके कारण अब जो आपका पहले जो हम ये यात्रा करते थे उसके अंदर 2 से 3 वीक का समय लगता था, परंतु अब वो जो समय है वो काफी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोड है वो बनाएगी। परंतु ये जो रोड है इसका भी अगर हम देखें, इसको अभी जो अपन ने ट्वीट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन देखी थी, इसी इन्फॉर्मेशन को अगर हम इस मैप के अंदर देखें तो देखो ये तो है लिपुलेख पास, ये है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से तावाघाट, तावाघाट से ये गाटियाबगढ़, और यहां तक तो पहले से रोड थी। इसके बाद का जो हिस्सा है, ये जो रेड डॉट डॉट के अंदर दिखाया गया है, ये वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर रोड अब नई कंस्ट्रक्ट की गई है। लगभग 80 किलोमीटर की रोड जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। तो ये रोड बनाई गई, यहाँ से लिपुलेख पहुंच जाएगी और फिर लिपुलेख से जो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा है वहां तक, वहां के लिए जो है वो आगे जाया जा सकता है। तो ये रोड का कंस्ट्रक्शन जो है, परंतु इस रोड का जब कंस्ट्रक्शन हुआ उसका भी विरोध जो है वो चाइना के सॉरी नेपाल के द्वारा किया गया। अगर हम देखें इस मानसरोवर को, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है उसके अंदर अगर हम इसको देखें तो देखो इसको वैसे जो है वो यहाँ पर कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तो है जो कि लिपुलेख होकर जाता है, दूसरा रास्ता जो है वो नेपाल के अंदर से जाता है, इधर नेपाल के अंदर से, और तीसरा रास्ता जो है वो सिक्किम में। सिक्किम में ये कौन सा रास्ता है? ये है नाथुला। नाथुला जो पास है उस नाथुला पास से भी वहां पर जाया जा सकता है। अगर इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर किया गया कि अगर ये पुराना, अगर इस रूट को देखें तो इसमें लगभग 19 डेज लगते हैं, 200 किलोमीटर का रूट है और वो भी खराब हो गया है काफी ज्यादा, बहुत ये टफ टेरेन है। दूसरी तरफ ये जो रूट है ये अभी भारत और चाइना के बीच में वार्ता के बाद में इसको भी ओपन किया गया, और इसके अंदर हालांकि ये जो डिस्टेंस है वो तो ज्यादा है, परंतु क्योंकि यहाँ पर मोटर वाहन जो है वो आ जा सकते हैं, इस वजह से इसमें जो समय लगता है वो कम लगता है। तो इस प्रकार ये 2 रूट्स जो है वो हम सामान्यतया इसको यूज करते हैं। तो अब तक तो हम यूज कर रहे थे इस वाले को क्योंकि यही मोटरेबल था, और अब क्योंकि रोड बन गई है तो ये वाला जो रूट है इस रूट को भी यूज किया जा सकता है। यानी अब बहुत कम जो टाइम है उस कम टाइम पीरियड के अंदर कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो की जा सकती है। ये कैलाश मानसरोवर है, और देखो ये तो है माउंट कैलाश, ये तो है माउंट कैलाश। माउंट कैलाश जो है उसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस हिंदुइज्म में भी है, जैनिज्म में भी है और बुद्धिज्म के अंदर भी है। इसके पास में ही लेक है, एक तो ये राकस्थाल है, रक्षास्थल है, और दूसरी तरफ ये मानसरोवर है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो भी निकलती है। देखो यहाँ से ये सतलज रिवर जो है वो निकल रही है, इस तरफ ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है, जो सोर्स है उस तरफ भी इधर जा रहा है, और उधर ऊपर जो है वो इंडस का जो सोर्स है वो भी यहाँ पर पास में ही। तो इस प्रकार से ये जो लेक है, ये दोनों लेक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लेक्स जो है वो बन जाती है। परंतु अब ये जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए बीआरओ के द्वारा जो लिपुलेख रीजन के अंदर जो रोड बनाएगी उसका विरोध जो है वो भी नेपाल के द्वारा किया गया। नेपाल ऑब्जेक्ट टू द कैलाश मानसरोवर रोड, इन्होंने विरोध प्रदर्शन हुए वहां पर, वहां की सरकार जो है उसके द्वारा भी विरोध किया गया। क्यों किया गया? तो इन्होंने कहा कि सर ये जो टेरिटरी है, जो लिपुलेख पास वाली जो टेरिटरी है वो किसको बिलोंग करती है? नेपाल को बिलोंग करती है, और भारत के अंदर इसने जो रोड कंस्ट्रक्ट की है वो एक तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो नेपाल के द्वारा इसको बताया गया। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री के अंदर जाएं कि भाई कैसे ये डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट हुआ, तो देखो अगर हम पीछे जाएं तो ट्रीटी ऑफ सुगौली का बार बार जो है इसमें नाम आता है। 1814 के अंदर अंग्रेजों और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ था। भाई नेपाल जो है वो एक फ्री टेरिटरी, मतलब एक ये कहा जाए कि प्रिंसली स्टेट था, ब्रिटिश रूल से बाहर था पहले, परंतु उसके बाद में 1814 के अंदर अंग्रेजों ने नेपाल के ऊपर अटैक कर दिया। अंग्रेजों और नेपाल के बीच में युद्ध चला। इस युद्ध के अंदर जो नेपाल है उस नेपाल की उसके अंदर हार होती है। नेपाल की हार होने के बाद में नेपाल का एक बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर मिला लिया गया, जो क्या वर्तमान के अंदर देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गढ़वाल और जो कुमाऊं का रीजन है वो रीजन जो है पहले नेपाल में आता था, परंतु इस युद्ध के बाद में उसको भारत के अंदर मिला दिया गया। और इस युद्ध की समाप्ति के बाद में एक संधि की गई
जिस संधि को कहा जाता है सुगौली की संधि या ट्रीटी ऑफ सुगौली। सुगौली जो है वो बिहार के अंदर चंपारण में गांव है और वहां पर ये संधि की गई थी, इसलिए इसको सुगौली की संधि जो है वो कहा जाता है। संधि हुई तो ये थी दिसंबर 1815 के अंदर, परंतु इसका जो रेटिफिकेशन है वो, इसकी पुष्टि होना या रेटिफिकेशन जो है वो 1816 में हुआ था, इसलिए बार बार इसको हम 1816 की संधि जो है वो कहते हैं। इस संधि के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, तो इस संधि का आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 जो है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है द राजा ऑफ नेपाल renounces for himself, his heirs and successors all claim to or connection with the countries lying to the west of the river Kali and engages never to have any concern with those countries or those inhabitants thereof। क्या मतलब हुआ इस आर्टिकल 5 का? इस आर्टिकल 5 का सीधा सीधा मतलब है ये जो रिवर काली है, काली नदी जो है उसको भारत और नेपाल के बीच में सीमा मान लिया गया और इसके पश्चिम के अंदर, इसके जो वेस्ट है इसके पश्चिम के अंदर जो भी टेरिटरी है उसके ऊपर अब राजा का कोई हक नहीं होगा। यानी अगर ये रिवर काली है तो इस काली रिवर के वेस्ट के अंदर इस तरफ का जो भाग है वो तो किसका होगा, वो तो इंडिया का होगा, और इसके ईस्ट के अंदर इस तरफ का जो भाग है वो किसका होगा, वो नेपाल का होगा। तो इस प्रकार से ये जो सुगौली की संधि है उस सुगौली की संधि ने भारत और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण कर दिया। ये वह इस तरफ जो आपका उत्तराखंड का इलाका है उस तरफ भी इस सीमा का निर्धारण हुआ और जो नेपाल का जो ईस्टर्न भाग है उस तरफ भी सीमा का निर्धारण हुआ। वहां पर सीमा को कहा गया मेची रिवर, जो मेची रिवर है उसको कहा गया कि वो दोनों के बीच में होगी, परंतु डिस्प्यूट जो है वो काली रिवर के कारण ही है। तो काली रिवर इज एक्सेप्टेड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब देखो ये जो काली नदी है, इस काली नदी को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। इसको काली नदी भी कहते हैं, इसको महाकाली नदी भी कहते हैं, इसको सरयू नदी भी कहते हैं और इसको घोघरा नदी भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग जो नाम है वो इसके अलग अलग जो रीचेज है, तो यानी अपर पोर्शन में इसको काली कहते हैं, मिडिल पोर्शन में इसको महाकाली कहते हैं और नीचे का जो पोर्शन है उसमें सरयू या घोघरा इस नदी को कहा करते हैं। ये नदी जो है समय समय पर अपने मार्ग को परिवर्तित करती रहती है और मार्ग को तो परिवर्तित करती है, उसके साथ साथ में इसका जो ओरिजिन है कि ये ओरिजिनेट होती कहां से, उसको भी लेकर काफी सारे विवाद जो है वो बने हुए और उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है और इसी कारण ये विवाद जो है वो आगे जन्म ले लेता है। तो ये सुगौली की संधि है और इसी बात को जो है वो हिंदी में लिखा गया, जो पीछे थी उसी को हिंदी में लिखा गया। इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लो। ये मैप है। तो देखो अब यहां पर अपन देखते हैं कि ये है दरचुला डिस्ट्रिक्ट, किसका, नेपाल का। नेपाल कहता है कि ये जो काला पानी का रीजन है वो इस दरचुला का भाग है और भारत कहता है कि ये काला पानी जो है वो इस तरफ आता है अपना पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट और भारत कहता है पिथौरागढ़ का है। तो ये जो डॉट डॉट के अंदर जो चीजें दिखाई गई है वो बॉर्डर है। ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं ये आपका इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है जो कि सुगौली की संधि के कारण है और भारत जो है वो इस बॉर्डर को मानता है। यानी भारत के अनुसार ये जो इलाका है वो किस में जाएगा, यानी ये जो काला पानी का इलाका है वो भारत में जाएगा। तो यानी भारत जो है वो यहां पर क्लेम कर रहा है, परंतु नेपाल इसको नहीं मानता। नेपाल का कहना है कि नहीं साहब, यहां से ओरिजिन जो है वो इस रिवर का ओरिजिन यहां से नहीं होता। ये इस अब वहां पर क्या दिक्कत है, देखो कोई भी रिवर जो ओरिजिनेट होती है तो वो ऐसा नहीं है कि बस शुरू से ही रिवर हो, पहले वो क्या होती है बहुत छोटे छोटे नालों में होती है। तो जैसे ये यहां पर है, ये आपका लिपुगढ़, ये है लिलिनगढ़ और ये है पांखागढ़, ये है काला पानी रिवर। तो यहां पर ये जो लिपुलेख पास है, इस लिपुलेख पास से एक नाला निकलता है, इस नाले को कहा जाता है लिपुगढ़। फिर ये इधर के पास में से ओम पर्वत के पास में से एक और नाला निकलता है, उसको भी कहा जाता है। फिर ये दोनों मिलते हैं, फिर ये आगे इस तरफ जाता है और यहाँ से पंखागढ़ जो है यहाँ से एक और नाला निकलता है और यहाँ पर आकर मेन रिवर जो है वो मिलती है और इस तरफ से एक और नाला आ रहा है जिसको अपन कह रहे हैं तेरागढ़।
तेरागढ़ भी है, इसको जो है वो एक दूसरी नदी का नाम भी है, इसको इसका कुटी यांगटी नदी जो है वो भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आकर ये सब मिलते हैं और फिर ये जो है वो एक साथ मिलकर आगे की तरफ जाते हैं। अब नेपाल का जो कहना है कि भाई यहाँ से या तो इसको मानो उसका ओरिजिन, या फिर वहां पर आगे की तरफ जो है वो आगे जाकर एक लिम्पियाधुरा करके एक जगह आती है और वहां से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं कुटी यांगटी। अब ये कुटी यांगटी जो है उसको भी उन्होंने कहा कि भाई काली नदी है, उसी को कुटी यांगटी कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। और भारत का कहना है कि साहब ये जो पांखागढ़ है, इस पांखागढ़ को जो है वो ओरिजिन माना जाना चाहिए। अगर पांखागढ़ यहाँ पर है तो इस पांखागढ़ के इस तरफ जितनी भी चीज हुई वेस्ट में, वो सब किसकी हो जाएगी? भारत की हो जाएगी। यानी ये वाला सारा काला पानी का इलाका जो है भारत में आ जाएगा और इस तरफ वाला जो है वो नेपाल के अंदर चले जाएगा। और यही जो अपने पिछले मैप के अंदर देखा था कि यहाँ पर ये पांखागढ़ है, यहाँ पर वो पांखागढ़ वाला नाला निकल रहा है और इसके इस तरफ वाला जो पूरा इलाका है ये भारत में है और इसके इस तरफ का इलाका जो है वो कहां पर है? वो नेपाल के अंदर है। तो नेपाल के अंदर जो है वो दो प्रकार के ग्रुप्स हैं इस बात के लिए। तो देखो नेपाल के अंदर एक तो नेपाल के अंदर इलीट कम्युनिटी है, वहां का जो कुलीन वर्ग है, वो कुलीन वर्ग तो ये मानता है कि जो ये काला पानी जो मेन वेस्ट ऑफ द काला पानी इज द मेन रिवर काली, कि ये जो काली रिवर है वो कहां पर है? इट इज द वेस्ट ऑफ द काला पानी। तो वेस्ट ऑफ द काला पानी का मतलब कि यहां पर, इसका वेस्ट का मतलब यहां से जो है वो आगे रिवर जो है वो आगे निकल रही है। ये कहां से ओरिजिनेट होती है? तो लिम्पियाधुरा से या फिर और दी नियरली लिपुलेख पास, या तो लिम्पियाधुरा से निकलती है या फिर लिपुलेख पास। दोनों ही प्रकार के क्लेम उनके। कुछ लोग तो कहते हैं कि लिपुलेख पास से निकल रही है और कुछ लोग कह रहे हैं लिम्पियाधुरा से निकल रही है, ठीक है। जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो नेपाल इंडिया टेक्निकल लेवल जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप है। ये वर्किंग ग्रुप है और ये कह रहा है कि साहब ये कहां से निकलती है? इस पांखागढ़ के करीब से निकलते हैं, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा। तो और इनका कहना है कि लाइंग ऑन द साउदर्न पोर्शन ऑफ द काला पानी, देयर सब्सिक्वेंट रिज ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ this area is the true border and therefore making the territory part of India। तो यानी ये जो इंडिया नेपाल जो टेक्निकल लेवल का जॉइंट बाउंड्री वर्किंग ग्रुप है, ये तो मानता है कि ये जो काला पानी क्षेत्र है वो भारत के अंदर आता है, जबकि वहाँ की ये जो इलीट कम्युनिटी है वो ये मानती है कि साहब ये जो एरिया है वो एरिया किसका होना चाहिए? वो नेपाल का होना चाहिए। यहाँ पर अपन देखेंगे तो और ढंग से ये अपन को समझ में आ सकता है कि ये देखो, ये तो है लिपुलेख पास। तो यानी भारत का तो क्लेम है कि ये जो पूरा एरिया है ये सारा का सारा हमारा है, ठीक है। जबकि नेपाल के अंदर दो प्रकार की क्लेम है। एक प्रकार का एक तो क्लेम कहता है कि यहां से लिपुलेख से निकलता है और लिपुलेख से अगर काली रिवर निकली, अगर काली रिवर ये है तो काली बना दो उसको, तो अगर ये काली रिवर है तो इसके ईस्ट में तो है ये और वेस्ट में है ये, ठीक है। यानी ये वाला पूरा किसका होना चाहिए? नेपाल को। तो नेपाल के अंदर एक तो ग्रुप इस प्रकार का है और नेपाल के अंदर एक दूसरा ग्रुप भी है। वो दूसरा ग्रुप कहता है कि सब यहाँ पर ये जो लिम्पियाधुरा है, ये लिम्पियाधुरा से निकलती है काली रिवर और इस काली रिवर को यहाँ पर जो कहा जाता है वो कुटी यांगटी रिवर कहा जाता है। और वो कहते हैं कि ये कुटी यांगटी रिवर कुछ और नहीं है, इस काली रिवर का ही दूसरा नाम है, क्योंकि काली रिवर के कई नाम है। जैसे अपन ने देखा महाकाली भी इसको कहते हैं, सरयू भी कहते हैं, घोघरा भी कहते हैं। तो इनका कहना है कि पहले इसको कुटी यांगटी कहते थे। यानी लिम्पियाधुरा जो है वो काली रिवर का ओरिजिनेशन है। अगर लिम्पियाधुरा का रिवर का ओरिजिनेशन हुआ तो ये सारा का सारा पार्ट जो है वो किसमें चला जाएगा? वो सारा का सारा पार्ट नेपाल के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार नेपाल जो है वो इस काला पानी क्षेत्र को भी विवादित मानता है और ये लिम्पियाधुरा के आसपास वाला इलाका जो है उसको भी विवादित मानता है और लिपुलेख का जो क्षेत्र है उसको भी ये अपनी ही टेरिटरी मानता है। और इसीलिए लिपुलेख के क्षेत्र के अंदर जब भारत ने रोड बनाने की कोशिश की तो उस रोड बना दी तो उस रोड का विरोध जो है वो भी नेपाल के द्वारा किया गया। ये लगभग 335 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये जो है लगभग 66 जो स्क्वायर किलोमीटर है उसका एरिया ये है लिम्पियाधुरा। ये कोटी यहाँ पर एक जगह है और इसीलिए इसको कोटी यांगटी कहा जाता है। अब
ये तो विवाद चल ही रहे थे। उसी के बीच में कल एक खबर आई कि नेपाल जो है, उस नेपाल की पार्लियामेंट के द्वारा और नेपाल की जो कैबिनेट है उसके द्वारा वहां पर नए मैप जो है उनको अप्रूव किया गया कि नेपाल के नए मैप उन्होंने जारी किए हैं और उन नए मैप के अंदर ये लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी का जो पूरा क्षेत्र है उसको नेपाली क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है। ये है वो नया मैप। और इस नए मैप के अंदर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके को इन्होंने कैसा दिखा दिया है, इसको इन्होंने नेपाल का इलाका दिखा दिया, जबकि ये होना क्या चाहिए था, ये इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है वो भारत का पार्ट है, ये यहाँ पर लिम्पियाधुरा का पार्ट है, ये यहाँ पर लिपुलेख है और यहाँ पर वो जो काला पानी। तो इस तरीके से ये एरिया जो होना चाहिए था वो होना तो चाहिए था भारत का, परंतु इनके नए जो मैप हो, नए मैप के अंदर इसको नेपाल का बताया गया। ये वाला इलाका है और इसको अपन देख सकते हैं, ये लिम्पियाधुरा, इधर ये कुटीयांग की जो रिवर आ रही है वो रिवर है और ये काला पानी, ये लिपुलेख पास और ये पूरा इलाका जो है वो नेपाल का बताया गया। अब अगर अपन देखेंगे भाई ये किसका क्लेम सही है किसका गलत है, तो देखो दोनों ही साइड के द्वारा काफी सारे बातें जो है वो कही गई है। नेपाल जो है वो नेपाल ये कहता है कि साहब उसके पास में कुछ हिस्टोरिकल मैप्स हैं, जिन हिस्टोरिकल मैप के अंदर ये पूरा इलाका जो है नेपाल का दर्शाया गया है। भारत कहता है भारत के पास में भी ऐसे कुछ मैप हैं जिसके अंदर ये पूरा इलाका जो है वो भारत का दर्शाया गया है। तो इस प्रकार दोनों ही प्रकार के क्लेम्स जो है वो हैं। हालांकि नेपाल ये भी कहता है कि 1959 तक नेपाल जो है वो इस क्षेत्र से रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, नेपाल के अंदर जो राजतंत्र था तो इस क्षेत्र से जो लैंड रेवेन्यू है वो भी नेपाल का राजतंत्र लिया करता था। इवन यहाँ पर इलेक्शंस जो है वो भी 1959 तक नेपाल के द्वारा कंडक्ट करवाए गए। ठीक है। और दूसरी तरफ भारत जो है वो ये कह रहा है कि भारत जो बार बार इसके अंदर नाम लेता है वो लेता है इस अल्मोड़ा गजट का। ये जो अल्मोड़ा गजट है 1911 का ये गजट है और इस गजट के अंदर ये जो क्षेत्र है वो भारत का दर्शाया गया और इसके अंदर जो भारत की पोजीशन है वो वही है जो कि 17 होना चाहिए, ये 1817 के अंदर जो भारत की जो ब्रिटिश इंडिया जो है उसकी पोजीशन थी। यानी 1816 में सुगौली की संधि हुई। सुगौली की संधि के बाद में जो नेपाल का राजा था उसने ब्रिटिशर्स के पास में एक अपना डेलीगेशन भेजा, अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा और उस प्रतिनिधि मंडल को भेजकर उन्होंने क्लेम किया इस एरिया को, परंतु उस समय ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने इनका जो क्लेम था उसको स्वीकार नहीं किया। यानी ये जो अल्मोड़ा गजट है उस अल्मोड़ा गजट में भी इसको भारत का दिखाया गया तथा 1817 के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा भी यही स्टैंड लिया गया। उसके बाद में 1950 के अंदर भारत और नेपाल के बीच में एक मैत्री संधि जो है वो की गई, इंडिया नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वो की गई और उस फ्रेंडशिप ट्रीटी के अंदर भी किसी प्रकार का ये जो डिस्प्यूट का मामला है वो वहां पर उठाया नहीं गया था। अगर वास्तविक रूप में डिस्प्यूट होता है या भारत का तो वहां पर जो है वो नेपाल के द्वारा इसको उठाया जाता। 1954 के अंदर इंडिया और चाइना पंचशील का समझौता साइन हुआ था, तो इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रेड ट्रीटी जो है वो हुई थी कि भाई व्यापार होगा और व्यापार होगा तो व्यापार के अंदर लिपुलेख पास जो है उसका प्रयोग किया जाएगा। तो लिपुलेख पास के प्रयोग से संबंधी जो समझौता है वो 1954 में किया गया, परंतु उसके अंदर भी नेपाल जो है उसने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि आप जो नेपाल की अगर लिपुलेख जो पास अगर वो नेपाल की टेरिटरी है तो उस टेरिटरी पर का समझौता आप किसी दूसरे देश के साथ कैसे कर सकते हो। तो नेपाल ने वहां पर भी इसका विरोध नहीं किया। इवन 1961 में नेपाल और चाइना के बीच में भी एक संधि हुई और इस संधि के अंदर ये तिनकर पास जो आपका लिपुलेख पास है उसी के पास में एक और पास है नेपाल के अंदर जिसका नाम है तिनकर पास, और ये जो तिनकर पास है उसको माना गया कि वह पहला पॉइंट है नेपाल और चाइना के बीच में, पॉइंट ऑफ एंट्री माना गया और इसका पिलर नंबर 1 जो है वो वहीं पर स्थापित किया गया। यानी अगर लिपुलेख पास इनके पास होता या तो 1961 के अंदर ये जो संधि हो रही थी उसमें जो पिलर नंबर 1 जो एस्टैब्लिश होता वो तो या तो यहाँ होता और यहाँ नहीं तो और जो इनका एक्सटेंडेड क्लेम है उस लिम्पियाधुरा का तो लिम्पियाधुरा में होना चाहिए था, जबकि ऐसा भी नहीं है। तो इस तरीके से भी नेपाल का जो क्लेम है वो यहाँ पर बनता नहीं है। ठीक है। फिर 1962 का युद्ध हुआ। 1962 के युद्ध के अंदर भारत जो है उसने जो काला पानी का क्षेत्र है उस काला पानी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, लीगली मतलब जो है वो ऑफिशियली उसके ऊपर अधिकार कर लिया, वहां पर अपनी सेना को भेज दिया और उसके बाद काफी समय तक वहां पर जो स्टेट पुलिस है उस स्टेट पुलिस का पुलिस वहां पर रही और उसके बाद में आईटीबीपी जो है उसकी भी एक पोस्ट वहां पर बना दी गई और वर्तमान के अंदर भी आईटीबीपी की पोस्ट जो है वहां पर है। तो इस तरीके से इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो वापस यही बात है इसके अंदर हिंदी में
फिर 1962 के अंदर ऑक्यूपाई कर दिया और आईटीबीपी पोस्ट यहां पर बनी। नेपाल के अंदर ये काला पानी का मुद्दा फिर आखिर उठा कर, जब शुरुआत के अंदर, जब 60s के अंदर ये बिल्कुल ऐसा कोई बात उठा ही नहीं रहे थे, और इवन ये कहते तो हैं कि 1959 तक हम वहां से रेवेन्यू ले रहे थे, और उसके बाद भी जब 62 के अंदर हमने वहां पर अपनी पोस्ट बनाई तो इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। तो तब तक तो एकदम से नेपाल जो है एक तरीके से कहा जाए तो टासिट एग्रीमेंट ये था, या फिर मौन सहमति जो है नेपाल दे चुका था। परंतु नेपाल के अंदर स्थितियां अलग हुई, या स्थितियों में परिवर्तन आया, वो आया 1990 के दशक में। 90 के दशक में वहां पर माओवादी आंदोलन जो है वो एकदम से उग्र हो गया, और जब माओवादी उग्र हुए तो माओवादियों ने ये जो मुद्दा है उस मुद्दे को उठाना शुरू किया कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जो है वो किस तरीके से बनाए जाएं, और एंटी इंडिया सेंटीमेंट बनाने के लिए उन्होंने ये जो काला पानी है उस काला पानी के मुद्दे को उठाया। एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी, और वहां की जो सरकार है उस सरकार को भी थोड़ा नेगेटिव पेंट करने के लिए इस मुद्दे को उठाया गया कि देखो भाई सरकार जो है वो कितनी निकम्मी है कि वो हमारे क्षेत्र की रक्षा ढंग से नहीं कर पा रही, और इसलिए माओवादियों का जो इंसर्जेंसी है या माओवादी जो विरोध कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। तो इस प्रकार माओवादियों के द्वारा 90 के दशक के अंदर जो है इस मामले को उठाया गया। 1996 के अंदर महाकाली नदी जो है उसके जल बंटवारे के लिए एक समझौता भारत और नेपाल के अंदर किया गया, और इस समझौता तो किया गया पर इसके अंदर भी काला पानी का जो विवाद है उस विवाद को ढंग से कोई उठाया नहीं गया। इस पर बातचीत के लिए जो सबसे पहली बार एग्रीमेंट हुआ वो हुआ 1998 के अंदर, 1998 के अंदर। 1998 के अंदर ये कहा गया कि सभी प्रकार के अगर बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो भारत और नेपाल के बीच एग्जिस्ट करते हैं उनको बायलैटरल टॉक्स के माध्यम से रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है, और इंक्लूडिंग काला पानी। इसके अंदर काला पानी शब्द जो है उसको रखा गया। अब इस क्षेत्र की भारत के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो भारत के लिए अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है वो तो है सॉवरेनिटी, संप्रभुता। भारत अपने क्षेत्र के अंदर कोई रोड बनाता है और उस रोड को अगर कोई दूसरा देश जो है वो उसका विरोध करता है, तो यानी ये विरोध सिर्फ उस रोड का नहीं है, ये विरोध है भारत की संप्रभुता का। संप्रभुता का अर्थ होता है निर्णय लेने वाली सर्वोच्च शक्ति। अगर रोड बनाने का निर्णय उस क्षेत्र में हम नहीं ले सकते तो इसका मतलब है कि हम उस क्षेत्र के अंदर संप्रभु नहीं है। तो यानी नेपाल अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन उठाता है, फर्दर अगर फ्यूचर में हम और कुछ डेवलपमेंट वहां करना चाहते हैं और नेपाल अगर उसको रोकता है, तो इसका अर्थ है वो सीधा सीधा भारत की जो संप्रभुता है, जो भारत की जो सॉवरेनिटी है, उस सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये संप्रभुता का प्रश्न जो है वो बन जाता है। दूसरा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। हर देश जो है ये चाहता है कि उसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र पूर्ण रूप से इंटीग्रेटेड रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई दूसरा देश जो है उसके ऊपर कब्जा ना करे या कब्जा करने की कोशिशें ना करे। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए भी ये जो क्षेत्र है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसका कॉर्डियल रिलेशंस विद नेबर्स, और भारत की जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसी पहले नीति। हम चाहते हैं कि भाई किसी प्रकार का विवाद जो है वो पड़ोसी देशों से नहीं होना चाहिए, और अगर किसी प्रकार का विवाद है भी तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। जैसे हल किए भी गए, जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ में मतलब ऑलमोस्ट पूरा जो बॉर्डर है वो हमने रिजॉल्व कर लिया, और तो वैसा ही जो है हम इधर नेपाल के साथ में भी चाहते हैं कि नेपाल के साथ में या चाइना के साथ में भी किसी प्रकार का जो डिस्प्यूट है वो ना रहे, और कॉर्डियल रिलेशंस जो है वो मेंटेन रहे। और फिर जो अगला जो इसके लिए इंपॉर्टेंस है वो है इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो इंडिया, नेपाल और चाइना, ये जो ट्राई जंक्शन है, इस ट्राई जंक्शन के ऊपर इस ट्राई जंक्शन के ऊपर है, ये काफी ऊंचा इलाका है। काला पानी का जो इलाका है वो काफी ऊंचा इलाका है, और यहां से जो चाइना है उस चाइना के ऊपर सीधी नजर जो है वो रखी जा सकती है। यहाँ पर अगर आप पोस्ट स्थापित करते हो तो उससे चाइनीज गतिविधियां जो चाइनीज गतिविधियों पर सीधी नजर रखी जा सकती है, और चाइना अगर किसी प्रकार का एग्रेशन करने की भी कोशिश करता है तो इस क्षेत्र से उसे एक माकूल जवाब जो है वो दिया जा सकता है। और दूसरा कि यहाँ पर जो है वो ये तिब्बत का इलाका है, और तिब्बत जो है वो चाइना के लिए चाइना की एक दुखती रग है, और अगर भारत किसी प्रकार से ऐसी स्थिति पर पहुंचता है जहां से तिब्बत के मामले को वापस उठाया जा सके, या तिब्बत के ऊपर जो चाइनीज के ऊपर दबाव बनाना है तो तिब्बत के माध्यम से भी हम दबाव बना सकते हैं, तो उस लिए भी आवश्यक हो जाता है कि ये जो लिपुलेख का क्षेत्र है या फिर ये जो काला पानी का क्षेत्र है वो भारत के अधीन रहना चाहिए। तो इस प्रकार इसकी जो सामरिक महत्ता है वो बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी को लेकर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर, पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध को लेकर, और सामरिक महत्ता जो है वो भी इस क्षेत्र की बन जाती है।
संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध, पड़ोसी पहले नीति और इसका सामरिक महत्व। फिर इसके बाद में अभी जो ये लगातार इन्होंने जो रोड का विरोध किया, उसके अंदर जो इंडिया के जो आर्मी चीफ है, उन आर्मी चीफ का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि ये जो नेपाल अभी जो भी कुछ कर रहा है वो नेपाल खुद अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, इसके पीछे किसी तीसरी शक्ति, जो उस तीसरी शक्ति का हाथ है। और तीसरी शक्ति मतलब कौन? ये एक सीधा सीधा रेफरेंस जो है वो चाइना की तरफ था कि चाइना के कहने पर नेपाल ऐसा कर रहा है। देखो, पहले नेपाल ऐसा कभी नहीं कर रहा था, इतने टाइम से जो है वो इस मुद्दे को इतना जोर शोर से नहीं उठा रहा, परंतु पिछले साल से, नवंबर से इस मामले को जो है नेपाल ने बहुत ज्यादा तूल दी है। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो है वो आर्टिकल 370 को हमने स्क्रैप किया, स्क्रैप करके जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है उसको हमने चेंज किया। और भारत के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं तो उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन जो कि चाइना के द्वारा अधिकृत है, वो भी उसके अंदर शामिल है। और यही बात जो है चाइना को परेशान कर रही है। तो चाइना जो है वो सीधा नहीं तो किसी तीसरे मामले से, तीसरे रास्ते से भारत के ऊपर दबाव जो है बनाना चाहता है। और पिछले काफी समय से चाइनीज जो प्रेजेंस है वो नेपाल के अंदर बढ़ी है। नेपाल के अंदर चाइना का जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और नेपाल जो है वो पहले जो प्रो इंडिया जो उसकी पॉलिसी हुआ करती थी, वहां से वो प्रो चाइना की तरफ जा चुका। उसका मेजर कारण ये भी है कि वहां पर कम्युनिस्ट सरकार है, और कम्युनिस्ट सरकार जो है, कम्युनिस्ट चाहे वो भारत की हो और चाहे वो चाइना की हो, इन सब का जो इनकी लॉयलिटी है वो इंडिया के अंदर ना होकर इनकी लॉयलिटी जो है वो चाइना के अंदर इनकी लॉयलिटी बनती है। तो इसलिए नेपाल का भी जो झुकाव है वो उनकी तरफ हुआ है। और भारत नेपाल संबंधों के अंदर भी कई प्रॉब्लम्स आई, खासकर 2015 के बाद। 2015 के अंदर नेपाल का जब नया संविधान लागू हुआ, उस संविधान को लागू जब किया गया तब उसका विरोध जो है वो भारत ने किया। उसका विरोध भारत ने किया। उसमें कुछ ऐसे मुद्दे थे जो कि नेपाल के दक्षिण में रहने वाली मधेशी जनजाति को परेशान कर रहे थे, और इसके कारण एक ब्लॉकेट जो है वो भी लगाया गया। और इस ब्लॉकेट से भी भारत और नेपाल के संबंध जो है खराब हुए। इवन नेपाल के जो लोग हैं उनके बीच में भी भारत की छवि काफी खराब हुई। तो इस तरीके से इस मुद्दे को जो है वो चाइना के बिहेस्ट के ऊपर उठाया गया हो, इसके अंदर किसी प्रकार से कोई इसको नकार नहीं सकता। तो ये आर्मी चीफ जो है उन्होंने कहा, तो ये चाइना एंगल जो है वो इसके अंदर जरूर है। एक और बात ये भी है कि भारत जब भी नेपाल के अंदर कुछ पॉजिटिव काम करता है तो उस पॉजिटिव काम को किस तरीके से डिमीन किया जा सके, उसको किस तरीके से नीचा किया जा सके, या फिर उसको न्यूज से कैसे हटाया जा सके, इसके लिए भी इस प्रकार के मुद्दे जो है उठाए जाते हैं। अभी कुछ समय पहले भारत और नेपाल के बीच में एक पाइपलाइन जो है उसको शुरू किया गया था। रक्सौल, ये अमलेखगंज की जो पाइपलाइन है उसको शुरू किया गया था। और वो जो पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन का मतलब एक बहुत अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट था इंडिया और नेपाल के बीच में, और रिलेशंस जो है वो इंप्रूव हो सकते थे। परंतु उसी के बीच में फिर कि भाई ये जो पॉजिटिविटी आई है, उस पॉजिटिविटी को कैसे कम किया जाए, इसके लिए एक विवाद जो उसको उठा दिया जाए। और विवाद कौन सा उठाया गया? तो ये काला पानी का विवाद जो है वो उठाया गया। और ना सिर्फ विवाद उठाया गया, कई सारे काम जो है वो ऐसे भी किए गए जिससे कि ऐसा लगता है कि विवाद को सुलझाने के लिए के पक्ष में नहीं। भारत की तरफ से ये रिस्पॉन्स है कि विवाद को जो है बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। जो भी किसी भी देश के साथ में हमारा विवाद है तो हम उसको बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए तैयार है। अगर कोई दूसरा देश ऐसा तैयार हो तो नेपाल के साथ में 98% हमारा जो बॉर्डर है वो एकदम रिजॉल्व है। जब 98% बॉर्डर रिजॉल्व है और बॉर्डर भारत और नेपाल के बीच में एक ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर का मतलब है कि नेपाल के नागरिक भारत के अंदर और भारत के नागरिक नेपाल के अंदर बिना किसी वीजा के आ जा सकते हैं। जब इतना सब कुछ सुविधाएं यहाँ पर है तो विवाद जो है उस विवाद को भी सुलझाया जा सकता है, अगर दूसरी साइड जो है वो इसके लिए पॉजिटिवली तैयार हो तो। और भारत ने ये कहा कि ये जो विवाद है, इवन काला पानी का भी विवाद है, इसको हम फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो टॉक्स होती है उसके अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं। परंतु क्योंकि अभी कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है वो चल रहा है और इस वजह से अभी उस मुद्दे को उठाना जो है इतना आवश्यक नहीं है। तो एक बार ये पेंडेमिक खत्म हो जाए, ये क्राइसिस खत्म हो जाए, उसके बाद में हम इस विवाद जो है उस विवाद के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। तो भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो इसके अंदर यही है कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो टॉक्स है वो की जा सकती है जब ये पेंडेमिक जो है वो खत्म हो जाए तब। परंतु नेपाल जो है वो इसके अंदर और ज्यादा एग्रेशन दिखा रहा है, और एग्रेशन दिखाते हुए उन्होंने ये जो बॉर्डर का एरिया है उस बॉर्डर के एरिया पर कुछ अपनी फोर्सेस जो है उन फोर्सेस को भी उन्होंने वहां पर डिप्लॉय किया, यानी एक्स्ट्रा फोर्सेस जो है वो भी डिप्लॉय किए। अब एक्स्ट्रा फोर्सेस ये भारत को डराना चाहते हैं, तो ये इनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि नेपाल की तो कम से कम फोर्सेस से भारत जो है वो डरने वाला नहीं है, ना ही उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव जो है इसकी वजह से पड़ने वाला। परंतु ये मैसेज भारत को नहीं है, ये मैसेज है नेपाल की जनता को।
देखो ये विवाद क्यों उठाए जाते हैं, इसका कारण एक ये भी है कि नेपाल की जो सरकार है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पिछले कुछ समय से काफी खराब रही है, जबकि कम्युनिस्ट सरकार है। और कम्युनिस्ट जब सत्ता में आते हैं तब वो ऐसे ऐसे वादे करते हैं कि भाई हम एक बार सत्ता में आ गए तो उसके बाद में एक यूटोपियन वर्ल्ड जो है वो बना देंगे, एक ऐसा दुनिया बना देंगे जिस दुनिया के अंदर सब जो लोग हैं वो समान हो जाएंगे, सब सुखी सुखी रहेंगे और किसी प्रकार की कोई कमी होगी नहीं। परंतु जहां जहां कम्युनिस्ट सत्ता में आए हैं वहां कहीं भी उन्होंने ऐसा किया नहीं, और जब नहीं किया तब उनकी बातों पर प्रश्न जो है वो उठाए जाएंगे। और जब यहाँ पर नेपाल के अंदर भी ऐसा हो रहा है, नेपाल के अंदर भी कई प्रकार के विरोध प्रदर्शन जो है उनकी सरकार के विरुद्ध है। अब सरकार उन विरोध प्रदर्शनों से अपना जो ध्यान है उसको हटाना चाहती है, और हटाने के लिए वो इस प्रकार के काम कर रही है। तो विवाद को उठाओ, विवाद उठाकर उन्होंने आर्मी को डिप्लॉय किया। अब आर्मी को डिप्लॉय करना ये भारत के ऊपर दबाव नहीं है, ये नेपाल के लोगों को एक संदेश है कि देखो साहब हमारी जो सरकार है वो कितनी अच्छी सरकार है कि ये जो है वो किसी भी दूसरी फॉरेन पावर से डरने वाली नहीं है, और इवन भारत जैसे बड़े देश जो है उसको भी धमकाने की क्षमताएं ये रखते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट वगैरह किए, पर ये भारत और नेपाल के रिलेशंस के लिए कोई ज्यादा अच्छे नहीं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो नेपाल के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, खासकर वहां के जो वर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कम्युनिस्टों के अंदर जो दूसरा जो उनका फैक्शन है, जो पुष्प कमल दहल प्रचंड वाला जो फैक्शन है, ये जो लोग हैं ये मुद्दा उठाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, मुद्दा सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये विवाद उठाना चाहते हैं ताकि ये विवाद बना रहे, परंतु क्या विवाद हल करें, क्या इसको बातचीत पर आए, तो वो बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं रहते, और अगर टेबल पर आए तो भी उसको सॉल्व करने के लिए कोई पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो दिखाते नहीं। और इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल जो है वो हमको देखने को मिलता है आज का ये स्टेटमेंट। आज जो है वो नेपाल के जो ये प्रधानमंत्री हैं मिस्टर केपी शर्मा ओली, ये खड़गा प्रसाद जो ओली है, ओली साहब ने क्या कहा कि कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने कहा, नेपाल पीएम को केपी शर्मा ओली एलिजेस दैट इंडियन वायरस इज मोर लीगल देन द चाइनीज एंड इटालियंस। तो इन्होंने कहा कि भाई जो कोरोना वायरस जो चाइना से आया है या इटली के अंदर जो वायरस है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि इंडियन वायरस है। यानी वो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि भाई ये वायरस का जो ओरिजिन है वो वास्तविक रूप में कहाँ पर है, इंडिया के अंदर इसका ओरिजिन है। और हालांकि इनका जो रेफरेंस था वो ये था कि भाई चाइना की तरफ आप मत देखो, अगर आपको देखना है तो मुख्य दुश्मन अगर कोई है तो वो भारत है। और ये इस तरीके से भारत और नेपाल के जो संबंध है उन संबंधों को खराब करने के लिए जो कार्य है वो वहां की सरकार कर रही है। और ये निश्चित रूप से नेपाल के प्रधानमंत्री में कभी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि इस प्रकार के स्टेटमेंट दे। अगर वो हिम्मत अगर किसी ने दी है तो वो इस मीची आंखों वालों ने दी। तो इन लोगों ने जो है वो इसको हिम्मत दी कि भाई आप जो है किस तरीके से इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दीजिए। परंतु ये स्टेटमेंट जो है ना तो भारत नेपाल संबंधों के लिए अच्छे हैं, ना ही नेपाल की जनता के लिए अच्छे हैं, और ना ही पूरे इस क्षेत्र की जो शांति है उसके लिए भी ये कोई अच्छे नहीं। तो ये विवाद था काला पानी का, लिपुलेख और लिम्पुधुरिया का, जो कि भारत और नेपाल के बीच में है, और पिछले काफी समय से इसके ऊपर न्यूज जो है वो चल रही है। आगे भी इस प्रकार की न्यूज जो है वो आती रहेगी। आज के लिए जो है वो इतना ही करते हैं। मुझे लगता है कि भाई ये मामला जो तुम्हें समझ में आ गया होगा, और कौन से मुद्दों के ऊपर आप चाहते हो कि भाई इनके ऊपर आपको वीडियो बनाए, इसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो जरूर बताओ। साथ साथ के अंदर ये जो चैनल है उसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, और बाकी लोगों को भी कहो कि वो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।